नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। उज्जैन उनेल रोड पर इंगोरिया चौपाटी के समीप खड़े सीमेंट के ट्राले व कार में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हुई है। उज्जैन उनेल रोड पर मंगलवार बुधवार की रात उनेल की इंगोरिया चौपाटी पर एक सीमेंट के ट्राले और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। देर रात पुलिस को सूचना मिली। उनेल की इंगोरिया चौपाटी पर एक कार और ट्राले के बीच भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की मौत उपचार के दौरान हो गई। मरने वाले सभी लोग पुलिस द्वारा प्राप्त दस्तावेज के आधार पर रतनगढ़ जिला नीमच के हैं। बताया जा रहा है कि ट्राले में तकनीकी खराबी होने के कारण वह हाईवे पर ही खड़ा था, जिसके चलते देवास से नीमच की ओर जा रही एक कार सवार फेरी लगाकर कंबल बेचने का कार्य करते हैं, जो कार सहित ट्राले में जा घुसे, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोगों को उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद उज्जैन जिला पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने घटनास्थल पर पहुंचकर थाना प्रभारी से दुर्घटना के कारण की जानकारी लेकर, जिस पर एएसपी ने बताया कि ट्रक में तकनीकी खराबी होने के कारण बीच रोड पर खड़ा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुग्ध संघ के सीईओ डीपी सिंह ने पूर्व में हुए 30 लाख के घोटाले का खुलासा किया है। उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ में पूर्व में हुए घोटाले का नए सीईओ डीपी सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि प्राथमिक जांच में 30 लाख के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसके बाद 2 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। वहीं अभी जांच जारी है और भी अधिकारियों पर कार्रवाई होने की संभावना बनी हुई है। तत्कालीन सीईओ बीके साहू के कार्यकाल में हुए बड़े घोटाले के मामले में भोपाल से आई जांच टीम ने कई अधिकारियों की भूमिका संलिप्त पाई गई है। अभी तो 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित हुए अधिकारी वर्तमान में इंदौर के 2 संघ में पदस्थ थे। अति विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि 1 करोड़ से ज्यादा का घोटाला तत्कालीन सीईओ बीके साहू के कार्यकाल में हुआ है। अभी तक जो हेड ऑफिस ने जांच की है इस घी प्रकरण में, उसमें 2 लोगों को सस्पेंड किया गया था, जो जनरल मैनेजर प्लांट ऑपरेशन उस टाइम पर रहे थे, मिस्टर बीके मौर्य और मिस्टर अनुज कुमार। तो 2 लोगों को सस्पेंड किया है। बाकी उसके बाद में ये इनिशियल जांच के आधार पर सस्पेंड किए हैं। आगे विस्तृत जांच इसकी चल रही है। विस्तृत जांच में जैसे जैसे सामने आएगी स्थिति, ऐसे जैसे हेड ऑफिस से जो निर्देश मिलेंगे कार्रवाई करेंगे। सर, कितने का घोटाला यहाँ हुआ है और कितना शॉर्टेज आया है स्टॉक में? 5 लीटर के करीब हमारे 363 टिन जो रिपोर्ट में बताए हैं हेड ऑफिस ने कम मिले हैं, और 15 किलो के 264 टिन कम मिले हैं। सर, कार्रवाई करते हुए किन अधिकारियों का कितना स्टाफ यहाँ से हटाया गया? जैसा मैंने बताया पहले, बीके मौर्य जी थे, एक जो जीएम थे प्लांट के, उनको, और उसके पहले जो अनुज कुमार जी रहे थे, उनका ट्रांसफर पहले वहाँ इंदौर हो गया था, वो थे। दो लोगों थे। कितने कार्यकाल का, किस कार्यकाल का ये घोटाला है? 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक का, एक फाइनेंशियल ईयर का इश्यू है। देखा जाए तो जांच में और भी चीज़ें सामने आ सकती? बिल्कुल आएंगी। समय पर अगर जांच होगी तो आगे जैसी स्थिति चलती रहेगी, या जो जांच में डिफरेंट एंगल से जांच होगी उसमें वो सामने आ सकती हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। आपकी पहले जो सीए साहू जी, उनकी क्या भूमिका है इन सारे विषय को लेकर? भूमिका के तो पता जांच में चल पाएगी कि उनकी भूमिका थी, कितनी थी, लेकिन एक ऑफिसर होने के नाते कंट्रोल होना चाहिए था। हिंदू जागरण मंच द्वारा महाकाल चौराहा पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन देकर महाकाल सवारी मार्ग को बदलने की मांग की गई है। हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत के सदस्यों ने महाकाल चौराहा पर विरोध प्रदर्शन कर सवारी मार्ग को पूर्व निर्धारित मार्ग से निकालने की मांग की है। हिंदू जागरण मंच के महामंत्री अमित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन द्वारा विगत 2 वर्षों से कोविड-19 का बहाना लेकर सवारी मार्ग को छोटा कर दिया है, जो अब शहरवासियों को मंजूर नहीं है, और अब सवारी मार्गों को पूर्व की तरह ही शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकाला जाना चाहिए। छोटे मार्ग करने के बावजूद प्रशासन द्वारा पूरे शहर को प्रतिबंध क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और आम दर्शनार्थियों को सवारी का दर्शन नहीं करने दिया जाता है।
और प्रशासनिक अधिकारी व उनके परिवार के लोग सवारी का आनंद लेते हैं, यह सरासर गलत है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। इसी को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। पहलवान साइड में हो गए। महाकाल बाबा की सवारी जो वर्तमान मार्ग में पूरा कर दिया है, उसे अब वापस कोविड-19 रूल से वर्ष काल वाला मार्ग होना चाहिए। तो बाबा हम ये जो है पहलवान आए हैं पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी का हवाला देते हुए बाबा महाकाल की सवारी का जो वर्तमान छोटा मार्ग कोरोना काल से पूर्व था, हम उसी मार्ग को लेकर के सवारी निकले, उसकी मांग कर रहे हैं कि जो छोटा मार्ग प्रशासन द्वारा बनाया गया है ये अव्यवस्थाओं को न्योता दे रहा है। बड़ी संख्या में भीड़ एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण अव्यवस्थाएं होती हैं। दर्शन यात्रियों की जेब कटी होती है, चोरी बढ़ती है। पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण व्यवहार उनसे किया जाता है। महाकाल के दर्शनार्थी बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं महाकाल बाबा की सवारी देखने के लिए, परंतु कोरोना काल का हवाला दे करके उनको बरगलाया जा रहा है, उनको दूर रखा जा रहा है सवारी से। जब महाकाल बाबा की सवारी दर्शनार्थी नहीं देखेंगे तो सवारी किस लिए, ये रेड कार्पेट की व्यवस्था किस लिए, ये रंगोली किस लिए, ये अपने किस लिए, जब सवारी किसी को देखना ही नहीं है। क्या सवारी केवल चुनिंदा परिवारों के लिए, क्या पुलिस प्रशासन के परिवारों के लिए और जिला प्रशासन के परिवारों के लिए? सवारी आम दर्शनार्थियों के लिए है, सभी को देखने की अनुमति दी जाए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महाकाल क्षेत्र में पुलिस ने होटल, लॉज व धर्मशाला में चेकिंग अभियान चलाया। महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धर्मशाला, लॉज व होटलों में मंगलवार रात्रि 8 बजे पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। यहां होटल संचालकों को हिदायत दी गई कि यदि उनके यहां कोई यात्री ठहरता है तो उसका आधार कार्ड नंबर और फोटो लिया जाए। दरअसल 3 दिन पहले रामघाट क्षेत्र से पुलिस ने दबिश देकर 2 दर्जन से अधिक चोरों को एक साथ गिरफ्तार किया था। ये सभी चोर एक धर्मशाला में ठहरे थे। सिटी एडिशनल एसपी ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों का पालन करवाने के लिए ये चेकिंग अभियान चलाया गया है। यहाँ श्रावण माह में देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकाल दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कार्य परिषद की बैठक में आचार्य विद्यासागर शोधपीठ संस्थान को विक्रम विश्वविद्यालय में स्थापना करने का निर्णय लिया गया। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी करने का निर्णय राज्य शासन के प्रावधानों के अनुसार लिया गया। बैठक में विद्यार्थियों की कई समस्याओं पर भी विचार किया गया है। इस बैठक में कार्य परिषद के सदस्य भी मौजूद रहे। इसमें जैसे जो विद्या परिषद और मूल्यांकन बोर्ड वगैरह के नए कोर्स शुरू करना, ऐसी सारी प्रक्रिया को यहाँ पे अप्रूवल करना पड़ता है, तो उसमें हम ला रहे हैं उसको। क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के लिए विक्रम विश्वविद्यालय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम लागू करने जा रहा है। विद्यार्थी अपने मोबाइल पर से ही प्रवेश फॉर्म भरने से लेके रिजल्ट तक उसी ऐप पे देखेगा और उसी डिजिटल मार्कशीट उसे वहीं प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के 78 जो कर्मचारी थे उनका नियमितीकरण इस बैठक में किया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय ने कोरोना में जो इनके माता पिता विश्वविद्यालय कर्मचारी एक्सपायर है उनकी अनुकंपा नियुक्ति और कोरोना में जिन बच्चों के माता पिता एक्सपायर है उनकी फीस माफ करने के ऐसे कई निर्णय इस बैठक में लिए गए हैं। 7 अगस्त को जिले की 766 उचित मूल्य दुकानों पर अन्नोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हितग्राहियों को 10 किलोग्राम क्षमता के बैग में राशन वितरण का कार्यक्रम अन्नोत्सव 7 अगस्त को उज्जैन जिले की प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित होगा। मंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि दुकानों की साफ सफाई, रंगाई पुताई, दुकानों पर आवश्यक बैनर, फ्लेक्स लग जाएं। कार्यक्रम के लाइव प्रसारण हेतु टीवी, एलईडी माइक, दुकानों की साज सज्जा, दुकानवार, स्थानीय मुख्य अतिथि को चिन्हित कर कार्यक्रम आयोजन की विस्तृत समीक्षा की गई। जिनमें माननीय प्रधानमंत्री जुड़ने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, अन्य राज्यों के कई प्रमुख खाद्य मंत्री भी जुड़ने वाले हैं।
इसके माध्यम से जो जनता के लिए, जनता के हक के लिए कोरोना के अंदर सरकार द्वारा जो विशेष सुविधा दी गई है, उस उत्सव को मनाने के लिए आप सब आमंत्रित हैं। आइए अपने अपने कंट्रोल की दुकान पे जाकर के जो निर्धारित राशन की जिसकी पात्रता बनती है उसके माध्यम से पहले सूची में 100 पंजीयन जिनका होगा उनको देने वाले, बाकी सबको निरंतर राशन मिलेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको इस अवसर की शुभकामना, मंगल कामना, बधाई। जिला अधिकारियों को दुकानों पर समस्त तैयारी का परीक्षण निरीक्षण 6 तारीख तक पूर्ण करने के लिए कहा गया है। यह भी निर्देश दिए हैं कि दुकानवार नियुक्त नोडल अधिकारी एवं विक्रेता एवं संस्था के प्रबंधक द्वारा कार्यक्रम में आमंत्रित करने हेतु हितग्राहियों को 6 तारीख तक घर जाकर पीले चावल देकर आमंत्रित किया जावे एवं निर्धारित समय पर कार्यक्रम प्रारंभ कर ठेला वितरण मुख्य अतिथि एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जावे। जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा जानकारी दी गई कि स्थानीय स्तर पर ठेलों में राशन का वितरण संबंधी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक उचित मूल्य दुकानों पर 100 हितग्राहियों को 10 किलोग्राम क्षमता का ठेला वितरण किया जाएगा। जिला आपूर्ति नियंत्रक, उपायुक्त सहकारिता, महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जिला प्रबंधक नॉन इत्यादि अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जिले में अन्न महोत्सव मनाया जाना है, ये कैसा प्रोग्राम रहेगा और क्या क्या इसमें लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा? और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पात्र हितग्राही को 5 किलो निःशुल्क अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। जो अभी जो रेशो है उसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जा रहा है। ये नियमित उसको 5 किलो प्रति सदस्य जो नियमित खाद्यान्न मिलता है उसके अतिरिक्त ये निःशुल्क है। इसके खाद्यान्न के वितरण के लिए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए और आम हितग्राही को किस योजनाओं का लाभ मिल रहा हो उसके व्यापक प्रचार के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक परिवार को 10 किलोग्राम क्षमता के नॉन वुवेन के बैग उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो एक थैला बैग होगा जो उसको राशन ले जाने के साथ साथ में वो अन्य अपनी बाजार की वस्तुएं क्रय करने के लिए उसका उपयोग कर सकेगा। और 10 किलोग्राम खाद्यान्न, 5 किलो खाद्यान्न उसको नियमित का और 5 प्रधानमंत्री का, उसको 10 किलो खाद्यान्न उस थैले में रख के वितरण किया जाएगा। और जिले की 766 उचित मूल्य दुकानों पर प्रत्येक मुख्य अतिथि की उपस्थिति में 100 हितग्राहियों को बैग, थैला और राशन का वितरण उस दिन किया जाएगा, जिसके लिए प्रत्येक दुकान पर एक नोडल अधिकारी कलेक्टर महोदय द्वारा नियुक्त किए गए हैं और सभी अनुभागीय अधिकारी राजस्व और अन्य सहकारिता, खाद्य और अमले को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि बड़े समारोह पूर्वक कार्यक्रम का आयोजन हो, जिसमें प्रत्येक दुकान पर भजन मंडली, गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली और आम जन को इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण और अति गंभीर योजना है। अवैध शराब से मौतों के बीच सोशल एक्टिविस्ट दिनेश दुबे ने प्रेस वार्ता में अवैध शराब परिवहन के लिए टैंकर माफियाओं को दोषी बताया है। पूरे प्रदेश में जहरीली शराब जिंजर पीने से मरने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रदेश का प्रशासन और पुलिस अवैध शराब बनाने वालों की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ सब कुछ जानकर भी अनजान बना बैठा है। पुलिस एवं प्रशासन पर यह आरोप लगाते हुए चंबल बचाओ आंदोलन संयोजक दिनेश दुबे ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में शराब माफिया वार चल रहा है। इस व्यापार से जुड़े लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा के चलते आए दिन हत्याएं हो रही है। सरकार आबकारी विभाग व ठेकों से शराब महंगी बेचकर अपना खजाना भरने में तुला है, जिसकी सीधी मार शराब पीने वालों पर पड़ रही है। इस महंगी शराब के सस्ते विकल्प के रूप में जिंजर शहरीली शराब धड़ल्ले से बाजारों में बिक रही है। इसे पीकर लोग अंधे हो रहे हैं और बेमौत मारे जा रहे हैं। प्रदूषण उद्योग चलता है, उद्योग का प्रदूषण अपनी जगह है और उनका प्रदूषण नियंत्रण भी अपनी जगह है, लेकिन उद्योग की नाक के नीचे ये एसिड माफिया नदियों में एसिड डोल रहे हैं। अब एक बात हमको ये समझ में आती है कि चंबल नदी के अंदर जो प्रदूषण मिला है वो आउट ऑफ द लिमिट मिला है, तो चलो हम ये मान लेते हैं कि वहाँ उद्योग करते होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसे धार मांडना हो गया, आपका आगर मालवा क्षेत्र हो गया जहाँ कोई भी उद्योग नहीं है, वहाँ जमीनों में से लाल पानी निकल रहा है, क्योंकि एसिडिक वाटर निकल रहा है। अभी मानपुर पुलिस किशनगंज थाने से बड़ी कार्रवाई हुई है, नागदा के माफिया को पकड़ा है तो अभी जेल में है। क्या ऐसी माफिया के साथ राजनीतिक संरक्षण है? वो लोग हो सकते हैं, आपको नागदा के राजनीति में जो भी है मैंने बोलो ज्यादातर हो सकता है नाम ऐसा निकले। नहीं, मैंने पिछली बार भी बोला था इन लोगों को जो संरक्षण है वो दिलीप सिंह शेखावत जो एक्स MLA हैं उनका पूरा संरक्षण है।
और इनके द्वारा ही पूरा मामला ये चल रहा है। और पुलिस प्रशासन भी जो है वो इनको सहयोग करता है। प्रदेश सरकार अगर चाहे तो इस पर नियंत्रण कर सकती है। सबसे पहले प्रदेश में पनप रहे नदियों में वेस्ट एसिड बोलने वाले एसिड माफियाओं पर लगाम लगाने की कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि कई फर्टिलाइजर उद्योगों से यह एसिड माफिया फर्टिलाइजर का वेस्ट मिथाइल अल्कोहल स्प्रिट एसिड अपने टैंकरों में भर कर लाते हैं और अवैध शराब बनाने वालों को बेच देते हैं। सरकारी ठेकों पर मिलने वाली शराब को अनाज, गन्ना, फल एवं अन्य खाद्य सामग्रियों को सड़ाकर प्राकृतिक तरीके से इथाइल अल्कोहल से बनाया जाता है, जो कि 50-60 रुपए लीटर बाजार में बिकता है। वहीं मिथाइल अल्कोहल 4-5 लीटर में बड़ी आसानी से एसिड माफिया को उद्योग से वेस्ट के रूप में मिल जाता है। एसिड माफिया इसे अवैध शराब बनाने वालों को और हाईवे पर बने ढाबा संचालकों को 15-20 रुपए लीटर में ही बेच देते हैं। एसिड माफिया पूरे प्रदेश की नदियों में वेस्ट एसिड ढोलकर मालवा सहित पूरे प्रदेश की नदियों को दूषित कर रहे हैं और पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचा रहे हैं। पूरे प्रदेश में फर्टिलाइजर उद्योगों का वेस्ट बेचकर मौत भी बांट रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में हर शहर में, गांव में मिथाइल अल्कोहल से शराब बनाने का धंधा जोरों पर है, जिस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। मेरी प्रदेश सरकार के शासन प्रशासन से यह मांग है कि अवैध शराब और एसिड माफियाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एसिड माफियाओं की व्यापक जांच करना शुरू करें। मेरी प्रदेश सरकार के शासन प्रशासन से यह मांग है कि अवैध शराब और एसिड माफियाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एसिड माफियाओं की व्यापक जांच करना शुरू करें। इस हेतु एसआईटी जांच एजेंसी गठित कर अवैध शराब माफिया और एसिड माफियाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। नगर निगम ने अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए शहर के बड़े 14 बगीचों के व्यावसायिक उपयोग की योजना बनाई है। इन उद्यानों को निगम समिति को सौंपेगा और यह समिति बगीचों में पार्टी और अन्य उपयोग करने वालों से पैसा वसूल करेगी। साथ ही निगम को भी आय होगी। नगर निगम के इस फैसले से शहर के रहवासियों में आक्रोश है। बसंत विहार उद्यान के रहवासियों ने इकट्ठा होकर नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन मनोज राजवानी को देकर अपना विरोध दर्ज कराया है। समस्या है कि इसको अधिकृत नहीं किया जाए। ये सार्वजनिक मंदिर है और जनता के सहयोग से बना गया है। आपने प्रशासन ने कहा था कि मंदिर को आप गोद लीजिएगा, तो हमारी समिति ने इसको गोद ले रखा है। और हमारे अगर गोद ले रखा है तो इस चीज के ऊपर विचार किया जाएगा। हाँ, और उसके ऊपर अन्य किसी को नहीं देना है यहाँ पर, और ना किसी को आने देंगे हम। वरिष्ठ अधिकारी को मैं इस बारे में अवगत कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। और ये सारी कैपिटल हमने अपने
दरअसल नगर निगम शहर के 14 बड़े उद्यानों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, जिसके विरोध में शहर के सभी रहवासियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। रहवासियों का कहना है कि अगर नगर निगम उद्यानों को निजी हाथों में सौंप देगी तो रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नगर निगम द्वारा अभी तक इन्हीं बगीचों में ना तो साफ सफाई होती है, न उनका रखरखाव किया जाता है। रहवासियों द्वारा खुद अपने निजी खर्चों से उद्यानों का रखरखाव करते हैं और वहां की साफ सफाई रखते हैं, और ऐसे में अगर नगर निगम इन्हें निजी हाथों में सौंप देगा तो यह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाएगा, जिससे रहवासियों का रहना दुभर हो जाएगा। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और निगम आयुक्त से मांग करते हैं कि यह निर्णय वापस लिया जाए। शहर के 14 बड़े बगीचों में दिन में 50 लोगों की पार्टी रखी जा सकेगी, रात में कोई आयोजन नहीं होंगे। नगर निगम ने बगीचों को निजी हाथों में सौंपने के लिए सौदा तैयार किया है। इसके लिए टेंडर बुलाया है। बगीचे 3 साल के लिए निजी फर्म को सौंपे जाएंगे। इस दौरान संबंधित को बगीचे का रखरखाव भी करना होगा। उद्यान विभाग के द्वारा विष्णु सागर, पुरुषोत्तम सागर उद्यान, नेहरू पार्क, यातायात पार्क, बालोद्यान, अटल अनुभूति उद्यान, प्रियदर्शनी उद्यान, बसंत विहार उद्यान, सुभाष नगर तालाब पार्क, लोकमान्य तिलक उद्यान और राजीव गांधी उपवन को भी चिन्हित किया गया है। आज ये तैयार हो गया है सारा चीज़, तो आज सरकार इसको एक्वायर किस तरीके से ले सकती है, किराए से कैसे दे सकती है। यहाँ पर सुबह योग शिविर की साधना केंद्र लगता है, यहाँ पर पैदल यात्री घूमते हैं सुबह से, और यहाँ धार्मिक यात्री भी आते हैं और मॉर्निंग वॉक वाले भी आते हैं। तो अगर आपने किराए से या किसी को भी दे दिया तो वो लोग कहाँ जाएंगे। बगीचा इसलिए होता है कि किसी भी व्यक्ति को, उद्यान होता है, बगीचा होता है, वो किसी भी किराए से देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर पास कर दिया है कि उसको किसी भी तरीके से किराया उसमें आमदनी नहीं की जाए। हम लोग मंदिर है और हम लोग खुद यहाँ की व्यवस्था करते हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं। खाली इस उद्यान के लिए चिंतित है, हम पूरे उज्जैन के लिए चिंतित हैं, और पूरे उज्जैन के कोई उद्यान ये इस तरह से पब्लिक फंक्शन के लिए न दे सकें, इसके लिए हम लोगों ने इनको नोटिस दिया हुआ है और बहुत जल्दी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन निगम द्वारा जो उद्यान देना है मेंटेनेंस पे, संरक्षण उनके लिए करने के लिए, तो इसके क्रम में यहाँ की समिति द्वारा कल नगर निगम में आए थे। तो आज मैं मौका देखने आया था कि किस प्रकार से ये उद्यान है। तो आज मैंने देखा है उद्यान के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था है, उस संबंध में अब इनको देना है नहीं देना है वाली स्थिति के लिए मैं आयुक्त महोदय के सामने ये रखूँगा यहाँ का प्रस्ताव, और वहाँ से इनका निर्णय कराएंगे। इनकी मैंने भावना समझ ली है और आयुक्त महोदय को अवगत कराऊंगा। लोगों से ज़्यादा लोगों शिवपुरी में हुई अतिवृष्टि के कारण नानाखेड़ा स्टेडियम के भूमि पूजन का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने जा रहा है। यहां मंगलवार शाम को स्टेडियम का भूमि पूजन होना था। स्टेडियम के भूमि पूजन के लिए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहना था। साथ ही प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को ऑनलाइन जुड़ना था। दरअसल शिवपुरी व आसपास के जिलों में हुई अतिवृष्टि के कारण उज्जैन का यह कार्यक्रम अचानक निरस्त करना पड़ा। यहाँ बता दें कि प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री मंत्री मोहन यादव व यशोधरा राजे सिंधिया सहित सभी मंत्री आपदा प्रबंधन में लगे हुए हैं। उज्जैन का उद्घाटन कार्यक्रम आगे बढ़ा है। आज उज्जैन के अलावा भी 2 और नगर, जबलपुर और सागर में भी ये कार्यक्रम होने वाले थे, लेकिन वहां पे भी ये निरस्त किए गए। उज्जैन का स्वर्गीय राजमाता सिंधिया के नाम पर होने वाला स्टेडियम का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी वो कार्यक्रम होगा और ये शहर की सुविधा जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम करके सिंथेटिक ट्रैक जो बनने वाला है, ये जरूर कार्यक्रम होगा। मैं आज ये होने वाली असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में आप इसी प्रकार का स्नेह प्रेम बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अजाक्स संगठन ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में संविधान की शपथ दिलाकर पूर्व प्राचार्य का सम्मान किया। उज्जैन के शासकीय पॉलिटेक्निक में अजाक्स संगठन द्वारा संविधान की शपथ विधि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल यहां पूर्व प्राचार्य एनडी महाजन के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर यहां कैलेंडर का वितरण भी किया गया। मंगलवार को जानकारी देते हुए अजाक्स संगठन के जिला अध्यक्ष रतन लाल परमार ने बताया कि शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्राचार्य आरती गुप्ता की मौजूदगी में कार्यक्रम किया गया। यहाँ कॉलेज का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति। क्रीडा भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री ने माधव योग व मलखम केंद्र का निरीक्षण किया। माधव मलखम एवं योग केंद्र के खिलाड़ी यहां सूर्य की उपासना कर रहे हैं। आने वाला समय आप सूर्य के समान तेजस्वी रहने वाले हैं। जिसने शरीर को साधा है उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल रहता है। आप भारत के एक अत्यंत ही प्राचीन कला का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो कि आने वाले समय में पूरे विश्व में नई पहचान देने वाला है। उक्त विचार क्रीडा भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रसाद ने व्यक्त किए। अपने साथ संगठन मंत्री हरिदास प्रसन्नता के साथ माधव क्लब एवं योग अकादमी के अवलोकन अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश मलखम एसोसिएशन के अध्यक्ष सोनू गहलोत, भारतीय मलखम महासंघ के कोषाध्यक्ष किशोरी शरण श्रीवास्तव, मालवा प्रांत क्रीडा भारती के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम परमार, मालवा प्रांत के संगठन मंत्री हरीश डांगोर उपस्थित थे। इस अवसर पर संस्था के खिलाड़ियों द्वारा 1.25 लाख सूर्य नमस्कार के संकल्प का भी अवलोकन किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष विजय केवलिया द्वारा अतिथियों का शाल श्रीफल से स्वागत किया गया। इस अवसर पर द्रोणाचार्य अवार्डी योगेश मालवी ने सूर्य नमस्कार के महत्व के बारे में बताया और जानकारी दी कि विद्यार्थी द्वारा 25 जुलाई गुरु पूर्णिमा से जो सूर्य नमस्कार का संकल्प लिया गया है उसमें से 84,800 सूर्य नमस्कार आज दिनांक तक लगाए जा चुके हैं। कार्यक्रम का आभार संस्था के कार्यपालन अधिकारी लखन धनकर द्वारा व्यक्त किया गया। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।